हेलो। हमारा अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम शॉर्ट में ईएमआई भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर की शुरुआत होती है मैग्नेटिक फ्लक्स इस टॉपिक से। और मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ही होता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी एरिया को क्रॉस करे तो इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सपोज ये एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसे क्रॉस कर दे, एरिया को आर पार कर दे, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वैसी ही चीज है। अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया को क्रॉस करे तो हम कहेंगे देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सपोज ये एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड इसे क्रॉस कर रहा है, so this thing will be called as magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लक्स मैग्नेटिक। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन। ओके। और यहां पे जो थीटा है वो क्या है? एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया। अब यहां पे आपको एक बात और याद दिला दूं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि अगर ये एरिया है, अगर ये सरफेस है, तो उसका एरिया, उसके एरिया का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस पेपर के एरिया का डायरेक्शन पेपर के परपेंडिकुलर यानी कुछ इस तरह से होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ दिस पेपर। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स पे कोई न्यूमेरिकल नहीं करेंगे क्योंकि इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कर चुके हैं। तो फिर से न्यूमेरिकल को रिपीट करने का कोई मीनिंग नहीं बनता। नाउ लेट अस सी सम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय मिस्टर फैराडे। तो फैराडे ने सोचा कि जब भी कोई वायर होता है और उसमें करंट पास किया जाए तो वो वायर मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, यानी कि करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो फैराडे ने सोचा क्या मैग्नेट की मदद से करंट बना सकते हैं? उसने उल्टा सोचा, करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन जाएगा? तो फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट ये था, उसने मैग्नेट लिया और एक कॉइल ली। ये एक कॉइल है, ये कॉइल कुछ इस तरह की, ऐसी कॉपर की कॉइल। ओके, ये कॉपर की कॉइल है और उस कॉइल को इस तरह से रख दिया। ओके, कॉइल है ये और कॉइल को कुछ इस तरह से रख दिया और यहां पे मैग्नेट को रख दिया। ना कॉइल मूव हो रही है और ना मैग्नेट मूव हो रहा है, दोनों इस तरह से स्टिल है। सो नाइदर द कॉइल इज मूविंग नॉर द मैग्नेट इज मूविंग। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ऑब्जर्व किया कि इस कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, यानी कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट निकला? गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, इसका मतलब है कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो इस कॉइल में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि अगर मैग्नेट भी रेस्ट पे है, कॉइल भी रेस्ट पे है, इस मैग्नेट को चेंज ना किया जाए, ना ही इस कॉइल के साथ कोई छेड़छाड़ की जाए, जब दोनों ऐसे ही रखे हुए हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं होता। दिस वॉज ऑब्जर्व्ड बाय मिस्टर फैराडे। फिर फैराडे ने मैग्नेट को कुछ वेलोसिटी के साथ इस कॉइल के पास लाया। तो जैसे ही हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाते हैं, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना चालू करता है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन मिला? गैल्वेनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन। अगले एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट को पास लाने की जगह मैग्नेट को दूर लेके गए। इस केस में भी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, पर दूसरे डायरेक्शन में। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला? गैल्वेनोमीटर shows deflection but in opposite direction.
अब चौथे प्रैक्टिकल में मैग्नेट को रेस्ट पे रखा और कॉइल को पास लेके गया, तो अब कॉइल पास में आ रही है, क्या ऑब्जर्व किया, फिर करंट फ्लो हुआ, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। तो जब ये पास में आया, कॉइल पास में आई, फिर से करंट फ्लो होने लगा। तो यानी कि जब भी कॉइल में और इसके बीच में जब भी मोशन था तो करंट फ्लो होता था, और जब दोनों रेस्ट पे थे तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट रेस्ट पे था, लेकिन कॉइल को अब दूर ले जाया गया, फिर से करंट फ्लो हो गया, लेकिन अब गैल्वेनोमीटर उल्टे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, यानी अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ। गैल्वेनोमीटर शोज करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब हम इन सारे एक्सपेरिमेंट से क्या सीखते हैं? सपोज ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, दोनों रेस्ट पे है, तो इस कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। दोनों में से कोई एक भी मूव हो जाता है, पास में या दूर, दूर जाते वक्त भी, पास आते वक्त भी, दोनों में से कोई एक भी मूव हो जाता है तो करंट फ्लो हो जाता है। जरा ध्यान से और डिटेल में सोचने के बाद फैराडे एक कंक्लूजन पे पहुंचा। फैराडे जिस कंक्लूजन पे पहुंचा उसे कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ईएमएफ तब डेवलप होता है, ईएमएफ इज डेवलप्ड अक्रॉस द लूप इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द लूप चेंजेस। तो ईएमएफ कब डेवलप होता है? ईएमएफ डेवलप होता है लूप में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो उन एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन मिला। कैसे? उन एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन कैसे मिला बताता हूं। देखो, पहले एक्सपेरिमेंट में लूप भी रेस्ट पे था और मैग्नेट भी रेस्ट पे थी। रेस्ट रेस्ट। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। मान लेते हैं ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब इस मैग्नेट का कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस मैग्नेट का हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड गोल घूम के साउथ पे आएगा, पर मैंने पूरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया, बस एक पार्ट बनाया। देखो, ये कॉइल रेस्ट पे है, ये मैग्नेट भी रेस्ट पे है। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस कॉइल को क्रॉस कर रहा है, इस कॉइल को क्रॉस करने वाला मैग्नेटिक फील्ड, क्या इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि मैग्नेट भी वही है, मैग्नेट से कॉइल के बीच में डिस्टेंस भी वही है। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉसिंग दिस एरिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है इस कॉइल का फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। तो पहले केस में फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा था और पहले केस में करंट भी नहीं था। इसका मतलब पहले केस में इस लूप में कोई वोल्टेज भी डेवलप नहीं हुआ होगा। सो इन द फर्स्ट केस द फ्लक्स ऑफ कॉइल वाज नॉट चेंजिंग, देयरफॉर करंट इन कॉइल वाज नॉट फ्लोइंग। सो क्या कंक्लूजन निकाला हमने? करंट नहीं है तो ईएमएफ भी नहीं होगा। सो इन फर्स्ट केस नो चेंज इन फ्लक्स, नो ईएमएफ, नो करंट। अब बाकी के केस में क्या हुआ? सेकेंड केस ले लेते हैं। ये कॉइल थी और ये मैग्नेट थी और ये रहा मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड केस में मैग्नेट को पास में ला रहे थे हम लोग, तो इस तरह से मैग्नेट पास में आ रहा था, मैग्नेट पास में आ रहा था, मैग्नेट पास में आ रहा था। जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, इस रिंग के पास का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होते जाएगा। करेक्ट ना? देखो, अभी इतने दूर है, ये रिंग, ये मैग्नेट। इस मैग्नेट का यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है, लेकिन अगर ये मैग्नेट पास में आ गया तो अब इस मैग्नेट का यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। और पास में आया तो और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और पास में आया और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो जैसे जैसे ये मैग्नेट पास में आ रही है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है
तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ डिफ्लेक्शन हुआ। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ मतलब करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ मतलब पक्का ईएमएफ जनरेट हुआ। एक बार फिर से, इसको जैसे ही पास में लाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विच क्रॉसेस द लूप स्ट्रांग हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया है, करंट भी दिखा हमें, करंट फ्लो हुआ कॉइल में, इसका मतलब कॉइल में ईएमएफ भी जनरेट हुआ होगा। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। बाकी सारे केसेस में यही हुआ। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में कॉइल, मैग्नेट, और मैग्नेट को दूर लेके गए। ये देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे जैसे मैग्नेट दूर होगा ये वाला मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक हुआ है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया मतलब करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ मतलब पक्का ईएमएफ होगा। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स की मदद से फैराडे ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है जितना जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ईएमएफ लूप में क्रिएट होगा। अगर बहुत धीरे धीरे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी छोटा बनेगा, बहुत जल्दी जल्दी ईएमएफ चेंज हो रहा है, सॉरी बहुत जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी ज्यादा बनेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा तो ईएमएफ भी नहीं बनेगा और करंट भी नहीं बनेगा। So this is the Faraday's law of electromagnetic induction. The EMF developed across a loop is given by the rate of change of magnetic flux with respect to time. Now children, ये फॉर्मूला फाइनल नहीं है, आपको इस फॉर्मूला को याद नहीं करना है, इस फॉर्मूला में एक करेक्शन है। तो फिलहाल ये फॉर्मूला फेरेडे ने दिया है पर इसमें एक करेक्शन है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दैट करेक्शन। तो अभी अभी हमने जो फेरेडे का लॉ पढ़ा वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। फेरेडे के लॉ को पूरा किया लेंज नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो फेरेडे लॉ का जो करेक्शन है, फेरेडे लॉ का जो कंप्लीशन है, फेरेडे लॉ को जिसने पूरा किया उस लॉ को बोलते हैं लेंज लॉ। तो देखते हैं लेंज लॉ क्या है। फेरेडे बस इतना बता पाया कि जो ईएमएफ जनरेट होगा वो तब जनरेट होगा जब फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन फेरेडे ने यह नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, कैसे करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बताया कि करंट कैसे फ्लो होगा, उसका डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन किया जाए, उसका नाम था लेंज। और लेंज लॉ है जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो कॉइल में ईएमएफ बनता है, वो ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकने की कोशिश करता है। एक बार फिर से, द ईएमएफ दैट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल ट्राई टू अपोज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी लेंज ने यह पता लगाया कि कोई भी कॉइल अपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने नहीं देना चाहता है। नो कॉइल वॉन्ट्स इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स टू चेंज। कॉइल चाहता है कि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जैसा था वैसा रहे। अगर कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करता है। अगर कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता है तो कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो बढ़ेगा तो कम कर देगा कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड कम, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी कि कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। यह बताया लेंज ने। तो अब जो फेराडे का लॉ है वो ऐसा हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया है। ये माइनस साइन बताता है कि ये जो ईएमएफ है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम देखेंगे लेंज लॉ का डिटेल, आखिर ये क्या है, ऐसा क्यों होता है। सो लेट अस ऑल सी व्हाई लेंज लॉ इज एप्लीकेबल। और हाँ, एक और बात,
लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो अब हम लेंस लॉ के एग्जांपल देखेंगे और क्यों इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है चेंज को, ये भी हम देखेंगे। तो अब हम फिर से मैग्नेट और लूप के एग्जांपल पे जाते हैं। ये है मैग्नेट और ये है लूप। अब इस मैग्नेट को हम लूप के पास लेके जाते हैं। ये जो मैंने लूप को डॉटेड बनाया, यहां से सॉलिड बनाया, यहां से डॉटेड बनाया है, इसका मतलब जो लूप है, ये जो लूप है ये कुछ इस तरह से रखी हुई है। ओके, ये लूप पेपर के ऊपर ऐसी नहीं रखी है, इस तरह से नहीं रुका हुआ है पे, ये पेपर के इस तरह से परपेंडिकुलर है पेपर के। तो लूप को इस तरह से रखा है। सॉलिड मतलब ये लूप का ऊपर वाला पार्ट और डॉटेड मतलब लूप का ये नीचे वाला पार्ट। तो सॉलिड मतलब लूप का ऊपर का पार्ट और डॉटेड मतलब लूप का नीचे का पार्ट। इस मैग्नेट को लूप के पास लेके जाते हैं और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब चिल्ड्रन, जैसे जैसे ये मैग्नेट पास में जाएगा, जो फ्लक्स है ये डायरेक्शन में जो फ्लक्स है वो बढ़ता जा रहा है। करेक्ट? ये वाला फ्लक्स, देखो ये वाला फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, यहां पे एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम मैग्नेट को पास में लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे मैग्नेट पास में जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे इसका फ्लक्स बढ़ता जाएगा। कौन से डायरेक्शन का? इस डायरेक्शन में घुसने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन का बढ़ते जा रहा है तो कोई भी कॉइल फ्लक्स के बढ़ने को बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी कॉइल फ्लक्स के चेंज को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स बढ़ते जा रहा है। तो ये जो कॉइल है, ये कॉइल एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जो इस डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, और इस डायरेक्शन में जो बढ़त हो रही है, जो बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में जो फ्लक्स बढ़ रहा है उसको अपोज करे। तो इसमें एक ऐसा करंट फ्लो होगा जो इस बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करे। तो इस कॉइल में जो करंट बनेगा वो कुछ, राइट हैंड रूल लगाते हैं, कॉइल में करंट बनेगा ऐसे। राइट हैंड रूल तो आपको पता ही होगा। अगर कोई कॉइल है उसमें अगर करंट ऐसे बन जाए, इस तरह से करंट बन जाए, तो करंट इस तरह से फ्लो होगा। अगर करंट इस तरह से फ्लो होगा तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड यहां बन जाएगा जो इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो इस केस में करंट कुछ ऐसा बनेगा, करंट इस डायरेक्शन में बनेगा बाय राइट हैंड रूल। क्योंकि करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का यहां बनेगा, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इसके बढ़ने को अपोज करेगा। अगर मैं ठीक उसका उल्टा करूं, क्या हो अगर लेंस लॉ फॉलो नहीं होगा? क्या होगा अगर कॉइल फ्लक्स को अपोज न करे? अगर ये कॉइल फ्लक्स को अपोज नहीं करेगा, मान लेते हैं ऐसा करंट बन जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हेल्प मिलने लगे, तो मान लेते हैं, अभी मैं कुछ गलत चीज बता रहा हूं पर फिलहाल मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं गलत चीज है। तो इस तरफ का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, इस तरफ का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर करंट ऐसा बनने लगे उल्टा, अगर करंट सपोर्ट करने लगे, ये देखिए राइट हैंड रूल लगा रहा हूं, ये मेरा राइट हैंड है, अगर करंट इस बढ़ते हुए चीज को सपोर्ट करे तो ये देखो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग होगा तो ये करंट और स्ट्रांग होगा, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, इसका मतलब फिर से ये करंट और स्ट्रांग हो जाएगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग होते जाएगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू होते 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 हमें इनफाइनाइट करंट मिल जाएगा। फ्री में इनफाइनाइट करंट नहीं मिलता। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए लेंज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, और इसीलिए कॉइल जो फ्लक्स होता है, चेंज इन फ्लक्स, उसे अपोज करता है।
कॉइल अगर चेंज इन फ्लक्स को असिस्ट करने लगे तो इनफाइनाइट करंट मिलेगा फोकट में, जो पॉसिबल नहीं है। एक और केस देखते हैं। अब अगले केस में हम नॉर्थ को यहां रखते हैं, साउथ को यहां रखते हैं और मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं, और ये है कॉइल। अब देखते हैं किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो टेक्निक क्या है, नॉर्थ है तो नॉर्थ से तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर निकल रहा है नॉर्थ से। ऑफ कोर्स घूम के आएगा, पर बाकी का मैग्नेटिक फील्ड मैं नहीं बना रहा हूं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन का फ्लक्स वीक हो रहा है। इस डायरेक्शन में जो फ्लक्स है वो वीक हो रहा है, तो कॉइल फ्लक्स को चेंज नहीं होने देगी, वीक नहीं होने देगी। और अगर कॉइल फ्लक्स को वीक नहीं होने देना चाहती है तो उसे इस फ्लक्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए, इस डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का भी यही होना चाहिए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल। तो ये मेरा राइट हैंड है, बाय राइट हैंड करंट कुछ इस तरह से फ्लो होना चाहिए। तो करंट इस तरह से फ्लो होगा, तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा और फ्लक्स को कम होने से बचाएगा। तो इस केस में करंट ऐसा फ्लो होना चाहिए। तो द करंट शुड फ्लो फ्रॉम ईयर टू ईयर लाइक दिस। सो दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। एक और केस देखते हैं। इस केस में हम इसको स्टिल रखते हैं, मैग्नेट को, ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये है हमारी कॉइल। कॉइल ऐसी रखी हुई है, ओके। कॉइल ऐसी नहीं है, इस तरह से नहीं है, कॉइल ऐसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब हम कॉइल को पास में लेके आते हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि जो करंट बनेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा। ओके, सो लेट मी हेल्प यू। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है, और क्योंकि कॉइल पास आ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, करेक्ट ना। जितना इतना कॉइल पास आएगी उतना उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। मतलब ये वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन का फ्लक्स बढ़ रहा है, लेकिन कॉइल नहीं चाहती कि फ्लक्स बढ़े, कॉइल तो उसे कांस्टेंट रखना चाहती है। तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल अपोज करेगी, तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड यहां होना चाहिए। सो दिस शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल इन दिस डायरेक्शन। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बाय राइट हैंड रूल करंट ऐसा फ्लो होना चाहिए। बाय राइट हैंड रूल करंट शुड फ्लो लाइक दिस। सो करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस तरह से करंट जाएगा। एक और केस देखते हैं। अब इस केस में यहां बना देता हूं साउथ और यहां बना देता हूं नॉर्थ। अब डिसाइड करो करंट कैसे फ्लो होगा, और ये पास में आ रहा है। अब डिसाइड करो करंट कैसे फ्लो होगा। ओके, तो लेट मी टेल यू द आंसर। ये साउथ है, साउथ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता नहीं, साउथ से मैग्नेटिक फील्ड साउथ के पास आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, साउथ के पास आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस तरह से साउथ के पास आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और क्योंकि मैग्नेट लूप के पास जा रही है तो इस डायरेक्शन का फ्लक्स बढ़ रहा है, करेक्ट ना। ये स्ट्रांग होते जाएगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होते जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा। तो द मैग्नेटिक फील्ड विच एंटर्स लाइक दिस इट्स बिकम स्ट्रांगर। तो ये वाला फ्लक्स स्ट्रांग हो रहा है। कॉइल नहीं चाहता कि ये वाला फ्लक्स स्ट्रांग हो, वो उसके स्ट्रेंथ को अपोज करेगा, तो कॉइल खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा यहां। सो कॉइल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड यहां। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल। अब अगर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बाय राइट हैंड रूल कॉइल में करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, इस तरह से।
तो आंसर इज दिस। तो यही है लेंस लॉ का पूरा एप्लीकेशन। हमें परफेक्ट पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा।